एक और ख़ूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए हम जमा होते हैं और उन तमाम ऐसी शख्सियात जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रही हैं हमारे साथ इस मंच पे होती हैं। हम अक्सर देख रहे होते हैं बचपन से, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें ज़माने नबूवत की, तो नबी करीम नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरी तौर पर पूरी दुनिया में आपकी नबूवत का मामला आया हुआ, उस वक्त जब बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, उस वक्त जब बच्चियों को छुपाया जाता था, बच्चियों से मेहनत मजदूरी की जाती थी, वहाँ नबी करीम नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मामला जब खुले आम हुआ, ज़द आम हुआ, तमाम ज़बानों पर आया, वो बड़े बड़े बुत, बड़े बड़े बुर्ज गिरने लगे। वहाँ पर ख़वातीन को एक नई इज़्ज़त, एक नया नाम, एक नई मोहब्बत, एक नई शफ़क़त, हम बात करें जायदाद की, हम बात करें वालिदैन की सपोर्ट की, तो हर जगह वो हिस्सा मिला जो कि एक बहुत बड़ी वजह बनी दीन इस्लाम की मुखालफत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत। के दीन को तो हम मानने को तैयार हैं, हम एक अल्लाह को भी मान जाएंगे, मगर ये ख़वातीन, ये बच्चियाँ जिनको हम जिंदा दरगो कर देते हैं, क्या उनको हम अपनी जायदाद में हिस्सा देंगे? क्या अगर घर में कोई बाप कोई चीज़ लाएगा तो मेरे नबी की सुन्नत कि अपनी बेटी को ज़्यादा दिया करते, बेटों को कम दिया करते। तो ये एक ऐसा भाला था, एक ऐसा तीर था, एक ऐसी तलवार थी उन बुत परस्तों पर, उन जो कि अदल और इंसाफ का ज़ाहिरी तो नाम लिया करते थे मगर मुखालिफ थे। आज उन्हीं बातों को याद करके, दीन इस्लाम को याद करके कि इतना प्यारा दीन अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया, आज हमारे स्टूडियो के अंदर दो बहुत ही प्यारी ख़वातीन मौजूद हैं जिनकी अपनी मिसाल अलग अलग है ना। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा उरूज फ़ातिमा साहिबा का। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप फर्स्ट लेडी SHO हैं एंटी इंक्रोचमेंट के अंदर, कराची शहर के अंदर, और आप की काबिलियत तो लोग जानते ही हैं, देखते ही हैं और समझते ही हैं। इंचार्ज हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ की एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स सिंध कराची। और मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगा, फर्स्ट लेडी SHO हैं ये। तो इनसे हम आगे चल के मज़ीद बात करेंगे। पहले मैं तारुफ़ करा दूँ एक और बहुत ही सादा सी, मोहब्बत करने वाली, फ़िक्र करने वाली, और ये वो खातून हैं कि जो अलन एलान कहती फिरती हैं, आपके कोई राइट सल्ब हो रहे हों, आपको कोई इशूज़ हों, आप मेरे पास आएँ। आपके पास पैसे नहीं है, आपको कोई इशू नहीं, आपको रोज़गार नहीं है, कोई इशू नहीं, जितना हो सका मैं अपनी फ़ीस उनको माफ़ करके उनकी खिदमत, और मेरे अभी प्रोग्राम से पहले भी जो बात हुई तो जैसा सुना था आपको वैसे ही पाया। समिया फ़ारूक मेरी बहन का नाम है, जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, स्पेशलाइज ये फैमिली और सिविल केसेस को ज़्यादा देख रही होती हैं, क्रिमिनल, FIA, ह्यूमन राइट्स। तो ये दो बहनें हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो आपको भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश अखलाक, खुश मिजाज और ख़ूबसूरत दोनों ख़वातीन मौजूद हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि कुछ, अब हम ख़वातीन की बात तो कर रहे होते हैं अक्सर दीगर चीज़ों के बारे में, मगर कुछ वो बात करें कि इनको फील्ड में मुश्किलात क्या आती हैं इनकी फील्ड के अंदर, और कुछ इनसे रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं उरूज फ़ातिमा बहन के पास आऊँगा। हमारे यहाँ एक तरतीब ये है कि जैसे ही कोई गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग बना दी जाए किसी कम स्क्वायर यार्ड के ऊपर, 45 गज पे, 90 गज पे, जो लियाकताबाद, गुरु मंदिर और ये ओल्ड एरिया बड़ा मशहूर है, ज़माना ये सारे मामला हैं, अब नाज़माबाद का भी नाम आने लगा है। मगर होता ये है कि जैसे ही एक दो छत डल जाए वहाँ पे एक फैमिली को आबाद कर दिया जाए, और जब वहाँ फैमिली आके आबाद हो जाए तो वहाँ ऑपरेशन करने में वाकई मुश्किलात होती है। बिल्डर्स ये कहते हैं कि बस फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जिसको दिया उसको फिनिश करें, फिनिश करके वहाँ फैमिली ले आए।
इसमें कुछ हकीकत है, ऐसा कुछ होता है देखिए, आपके सामने मैं हुआ कभी? आपको इसकी एक बात बताऊं कि हम जो हैं हम आते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर में, ठीक है। हम करते हैं सरकारी ज़मीन पे जो गैर कानूनी तजावज़ात होती हैं उसको हम वार कराते हैं, यानी हम उसको सॉल्व आउट कराते हैं। ये जो है ये अलग एक डिपार्ट है, उसका अलग है सिस्टम। हम जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आते हैं और हम सरकारी ज़मीन पे, सरकारी जमीन पे भी वैसे ऐसा लाइक होता है? आपने अभी देखा होगा एम्प्रेस मार्केट सरकारी जमीन, ये तो देखें प्रेस मार्केट, ये तो और एक अलग है। अलादीन, ये करवाए हमने ऑपरेशन से, हमारे बड़े ऑपरेशन से, ग्रैंड ऑपरेशन थे हमारे, ये बहुत फेमस रहे हमारे। एक एम्प्रेस मार्केट और दूसरा अलादीन, तीसरा ये नस्ला टावर। अच्छा, इस पे अच्छा पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब थोड़ा सा, कि कोई ऐसी गवर्नमेंट की जगह जहाँ पे गैर कानूनी रिहाइश पजीर लोग हों और वो रह रहे हों और वहाँ पे फैमिली आ गई, उसको किस तरह से निकालते हैं आप लोग? देखिए, कुछ ये पहले मुश्किलात तो आती है? मुश्किलात आती हैं, बहुत आती हैं। ये हमें ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, जब हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट हमें जो ऑर्डर देता है उस हिसाब से हम उसको डील करते हैं। हमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे होते हैं सारे उधर के जो डीसी है, कंसर्न डीसी, एसी, वो हमें लेटर्स करते हैं, देन फिर हम उस पर ड्राइव करते हैं। लेकिन काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, काफ़ी। अक्सर ये देखने में आया है, चाहे क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन हो या इस तरह के इंक्रोचमेंट के खिलाफ, खवातीन निकल के आ जाती हैं एक ढाल बन के, वहाँ ऐसा किस ही तरह, है, वहाँ क्या ऐसा ही करते है, हैं? ऐसा ही है, ये अक्सर होता है। बल्कि आज भी हमारा एक ऑपरेशन था, उसमें भी काफ़ी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी। वहाँ पे भी हमारी जो फोर्सेस होती हैं, हमारी लेडी कांस्टेबल्स होती हैं, हमारी फोर्स पूरी रेडी होती है हर किस्म की सिचुएशन से निपटने के लिए। तो वो इस चीज़ को हम अलग ही तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। इससे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि मोस्टली ये सारी चीज़ें फेस करते हैं पुलिस वालों को भी होता है, क्योंकि एक माइंड सेट बन गया है पाकिस्तानी अवाम का कि अगर आदमियों से बात नहीं बन रही तो हम औरतों को आगे हाँ, कर ये दें। वाली बात हो तो जाती है। अब हम भी ट्रेंड हो गए हैं, पाकिस्तानी पुलिस भी असल में ट्रेंड ये है, लेकिन अभी इसको ओवरकम करने के लिए अब चाहे हम अगर कहीं से हमने खाली करवाना है, क्योंकि अगर कहीं स्टे ऑर्डर है, या हम भी ऐसे केसेस अगर देख रहे होते हैं कि अगर कहीं कब्जा हो गया है तो ऑब्वियसली वहाँ फैमिली बैठी हुई है, तो हम पुलिस के लिए अगर कोई लेटर निकलवाते हैं कोर्ट से या कोई नोटिस निकलता है तो पुलिस के लिए ये डायरेक्शन होती है कि अपने साथ अपने लेडी कांस्टेबल आपने लेके जानी है, क्योंकि ये जो क्योंकि एक फैमिली मैटर में आ जाता है ना, एग्जैक्टली वो यही बात फैमिली हो पे आ जाती जाती है है बात। कि अगर वहां पर रेजिस्ट हुआ औरतों की तरफ से तो औरतों के लिए औरतें मौजूद हैं, आ जाइए बाहर। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वो क्योंकि आप माशाल्लाह साथ मिलके ही जवाब दे दिया आपने, तो मैं दूसरा सवाल भी उर्मी बहन से कर लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी एक जिक्र फरमाया अलादीन का। अच्छा, हम जहाँ नस्ला टावर की बात करते हैं या अलादीन की बात करते हैं या तीसरा आपने इम्प्रेस मार्केट का बताया, आपको लगता है, यकीनन आप एक सरकारी महकमे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बिल्कुल। कि ये मुस्तकिल बुनियादों पे जो हो गया वो कायम रहेगा? हाँ, रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्योंकि मैं अभी प्रेजेंटली मैं अभी देख रही हूँ डिस्ट्रिक्ट साउथ को, जैसे आप इम्प्रेस मार्केट का कह रहे हैं, तो अभी वहाँ पे हो रहा है, हो रही है, और ड्राइव सारी हो रही है, वहाँ ये कार्रवाई हो रही है और वो मैं खुद देख रही हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं हो रहा, मुस्तकिल मिजाजी पे ही काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। होता ये है कि कुछ अफसरान बाला तब्दील होते हैं या हुकूमती तब्दीली होती है या हुकूमत का किसी एक तरफ ध्यान होता है, या हम कोर्ट्स की हवाले से बात करें तो वो एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक जो है ना एक्शन ले लेती है, वो वक्त हो जाता है। मिसाल के तौर पे अवाम ने वाहिद एक जगह थी जहाँ पे डायरेक्टली अवाम की कोई वो जगह नहीं थी, यानी जैसे नस्ला टावर है वहाँ तो सबके फ्लैट्स थे, तो अवाम ने एहतजाज किया। अलादीन की हम बात करें, अलादीन एक ऐसा पिकनिक पॉइंट था कि पूरी दुनिया से जब भी कोई कराची शहर आता, ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान से जब भी कोई कराची शहर आए तो दो तीन जगहों पे जाते हैं लोग, एक सी साइड, एक मज़ार कायद, या अलादीन। तो ये ऑपरेशन क्या कुछ ऐसा कानूनी तौर पे कुछ बन सकता था, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसका अल्टरनेटिव कुछ देना चाहिए, या आप खुद ही नहीं समझती कि एक रौनक ख़त्म हो गई? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। अगर एज हम सिविलियन देखा जाए तो एक रौनक ख़त्म हो गई रोड की, लेकिन ये कोर्ट के ऑर्डर्स थे तो उसे फॉलो करना तो हर फोर्स का बनता है। अब आवाम यहाँ पर ये पूछती है कि जब इम्प्रेस मार्केट हो, नस्ला टावर हो या अलादीन हो, यहाँ पे जब ये तजावीज़ात शुरू होती हैं, आपके 22 से 25 महकमे इजाज़त देते हैं, जब कहाँ था कानून? देखिए जी, आवाम तो जाहिर सी बात है सवाल करेगी। मीडिया हमारा माशाल्लाह इतना आज़ाद है बिल्कुल ऐसे ही। और कि सवालात पे सवालात होते रहते हैं, तो हर सवाल का जवाब तो नहीं बनता। मगर सिविलियन, अगर आप एज अ सिविलियन सोचें तो ये एक नुकसान है कराची शहर का,
जो अलादीन का हुआ। अब एक सिविलियन को अगर नहीं आप पता कि देखें वो अगर आप कानूनी जगह देखें है, तो गैर कानूनी जगह बहुत, है। तो उनको बताया ना ये चीज़ करके उनको इन्फॉर्म किया ना कि ये सही नहीं था। मेरी बहन, जब ये सही नहीं था तो शुरू कैसे हुआ? सालों तक, अब वो जो 25-30 चीज़ साल तक शुरू कायम रहा। हुई, वो तो पता नहीं कौन आया कौन गया, कितने चेंज हुए, कितना क्या हुआ, ये तो ना मुझे पता ना आपको आपको नहीं पता। लगता इन्हीं सारी वजूहात की बना पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पूरी दुनिया से आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अलादीन जैसा एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, पवेलियन एंड क्लब जैसा एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, नस्ला टावर जैसी एक रिहाइश देना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज जाएगा? फिर इसमें नुकसान होता ही नहीं होता? नुकसान होता होगा। मिसाल के तौर पे आज मैं एक नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैं आज के जो हुकूमत के 25 इदारे हैं, हम उनसे इजाज़त लेते हैं और इजाज़त लेके वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाते हैं। जब वो नस्ला टावर बन जाता है, जब वो पवेलियन एंड क्लब बन जाता है, जब वो अलादीन बन जाता है, और बनने के भी काफ़ी अरसे बाद अचानक इस तरह के एक्शंस होते हैं, देखें, तो नुकसान आपकी तो बंदा बता देता है, लेकिन अगर उसका उन्होंने सॉल्व भी किया, उनको कुछ दिया भी है, तो वो तो नहीं उसने बताया होगा, वो तो नहीं बताएगा वो कि हाँ मगर जी हमें इसका जाना भी दिया गया है, हमें इसका ये भी किया गया है, तो वो तो नहीं बताया। नुकसान तो बंदा बता देता है अपना। हर्जाना, तो क्या हर्जाना मिलेगा इतनी बड़ी जगह का या इतनी अब सारी ये तो चीज़ों मैं का? नहीं कह सकती, ये तो मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि इंसान अपना नुकसान बता देता है, लेकिन ज़रूर साइड में कोई गवर्नमेंट ने रखी होगी ना उसकी कोई चीज़, उसका कोई हल तो रखा होगा, उनको कुछ तो किया ही होगा उन्होंने, वो तो नहीं बताया होगा उसने। मगर अवाम का तो बराह रास्त नुकसान होता है। अवाम को वो नहीं मिल पा रहा होता कि जो एक, चाहे वो बिल्डर्स को मिल गया होगा, कोई रिलैक्सेशन दे दिया गया होगा, कुछ ना कुछ होगा, मगर जो बराह रास्त अवाम मुतासिर हुई उसका क्या होगा? कभी कभी आपकी मीटिंग्स हो, कुछ हो, तो ये अवाम की आवाज़ पहुंचाइएगा आगे। चले, मैं इंशाल्लाह आवाम की आवाज़ भी पहुंचा दूंगी। वैसे आवाम का काम है, आवाम है वो सवाल कर सकती है। कराची शहर में एहतजाज होने भी नहीं चाहिए ना, हम उसकी तकवीत देते हैं पूरी दुनिया बिल्कुल की तरह, क्योंकि एहतजाज से नुकसान हुकूमत का ही होता है और हुकूमत का नुकसान एक अवाम का ही नुकसान होता है। ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं बहन आपकी तरफ आता हूँ। सामिया फारूक। फारूक बाजी, एक बड़ा ही मशहूर निज़ाम एक चल पड़ा है कि लड़की शादी कर लेती है अपनी मर्जी से। एक कोर्ट मैरिज के नाम से एक लफ्ज़ है जो बड़ा मशहूर हो गया, उसको बड़ी तकवीत मिल गई। अब वो बच्ची कोर्ट जाती है, लड़का साथ कोर्ट जाता है और कोर्ट मैरिज हो जाती है, फ्री विल एक साइन होता है। एक तो ये तरतीब, एक तरतीब कुछ और है जो इससे भी बढ़ के है, जिसका कोई कानून भी नहीं है, कि फ़ोन पे लड़का लड़की बात करते हैं या मुलाकात करते हैं, लड़की के ऊपर एक माशरे की सख्ती होती है, ख़ास तौर पे जिन घरों में सख्ती होती है, वालिदैन सख्ती कर रहे होते हैं, तो बच्ची उसको नेगेटिव लेती है, जबकि ये उसके फ़ायदे के लिए होता है अक्सर जगहों पर, कुछ जगह गलत भी होता होगा। अब उसको एक फ्रीडम चाहिए होती है, तो एक लड़का कह देता है बस मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, और ये एक फ़ोन पे या फिज़िकली बग़ैर किसी गवाह के 18 साल से कम उम्र ये निकाह हो जाता है, और वो एक मियाँ बीवी जैसी ज़िंदगी बग़ैर किसी को बताए गुजार रहे होते हैं। कानून क्या कहता है इस हवाले से? एक तो 18 साल से कम उम्र का निकाह, फिर इस तरह का निकाह जो वालिदैन को भी नहीं पता, उधर भी किसी को नहीं पता, तो इसके लिए कोई कानून मौजूद है पाकिस्तान के अंदर? देखें, सबसे पहली तो बात मैं ये कहूँगी कि सबसे बड़ी जो वजह है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के मैं बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि आप जितने डिजिटलाइज हो रहे हैं या जितनी नॉलेज आपको आपके मोबाइल के थ्रू मिल जाती है, हर चीज़ के दो यूज़ हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन आपने इस्तेमाल किस तरह करना है ये आपको ख़ुद को मालूम है। आप अगर कम एज भी हैं या जो भी है, आपको मोबाइल का तो इस्तेमाल मालूम है, तो आपको इतना भी सेंस होना चाहिए कि मैं इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहा हूँ या नेगेटिव इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरी बात आ जाती है कि ये जो फ़ोन पे बातें शुरू हो जाती हैं या ये इनके मामलात शुरू हो जाते हैं, लड़का लड़की की आपस में मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मैं नुकसान और कसूरवार समझूंगी। माजरत के साथ, बहुत सारे अफराद ऐसे होंगे जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनकी बेटियां, उनकी इज़्ज़तें जो है सड़कों पर नीलाम करती घूमें, या उनके घरों की इज़्ज़तें रोड्स पे इस तरह या पार्क्स में नज़र आएँ। लेकिन चेक एंड बैलेंस स्टार्ट होता है घर से। हमें भी हमारे घर वालों ने इजाज़त दी, बहुत सारी आज़ादी दी, लेकिन हमने कहीं ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। हमें एक चीज़ मलूज़ खातिर रखवाई गई, हमें ये रियलाइज़ करवाया गया कि आप घर की इज़्ज़त हैं, आपने इस घर को किस तरह लेके चलना है। आप, क्योंकि देखें, एक ये चीज़ है कि लड़कियों के हाथ में होती है, एक सेकंड लगता है इज़्ज़त ख़त्म होने में, किसी का कुछ नहीं जा रहा। लेकिन जब तक माँ बाप ये शऊर नहीं देंगे, हम ये तो कह देते हैं कि हाँ हम आपके फ्रेंड हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, माँ बाप बहुत सारे ये ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं कि वी आर बीइंग फ्रेंड, आप हमसे डिस्कस करें। लेकिन अगर बच्चे डिस्कस कर लें
तो माँ बाप वो रिवायती माँ बाप बन जाते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, ये वैसा है, चलें अभी और छूट मिल गई है, सबके हाथ में मोबाइल है, टिकटॉक का बहुत ज़्यादा। अब टिकटॉक पे ही आपकी मीटअप्स हो रहे हैं, आप मिल रहे हैं, आप पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं, इन विच कैपेसिटी आप जा रहे हैं, आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है, आपका वो रिश्तेदार नहीं है। यहाँ तो रिश्तेदारों में भी इस्लाम की तरफ से वो है रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप किससे मिल सकते हैं, किसके साथ नहीं। मैं खुद भी यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मेरे लिए ये मामला है कि मैं एक प्रोफेशनल लाइफ गुजार रही हूँ, मुझे मेरी हुदूद का मालूम है। लेकिन जब एक 18 साल की बच्ची घर से पाकिस्तान टूर के लिए निकल रही है, पेरेंट्स को नहीं मालूम, रोड्स पे वीडियो बनाते घूम रहे हैं, पेरेंट्स को नहीं मालूम, ये सारी चीज़ें तो देखनी है ना। मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं करूँगी, मैं सबको मालूम करूँगी, क्योंकि देखें आजकल जो भी हो रहा है, अभी ये रेशो आप देखें, अभी जो सोसाइटी में हो रही है, ये सारी चीज़ें अभी आपको ज़्यादा नज़र आने शुरू हुई हैं। भाग के शादी हो गई, भाग के बच्ची वहाँ चली गई, इस तरह का मुझसे फ़ोन पे बात कर ली, फ़ोन पे बात करी तो आपने इतनी इजाज़त क्यों दी? अगर आप कोई रॉन्ग नंबर भी आ रहा है तो आप उसे रिस्ट्रिक्ट करें। रिस्ट्रिक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? लड़की की खुद की जिम्मेदारी। आप अपने घर में किसी को तो बताएं। फिर फ़ोन पे आपके हिजाबो कबूल भी हो गए, फिर आप हिजाबो कबूल तो हो गए, फिर आप मिलने भी चले गए, फिर आप प्रॉपर हस्बैंड एंड वाइफ की तरह, फिर यही ये फितना, फिर इससे वीडियोस भी बन जाती हैं, फिर आप ब्लैकमेल भी हो जाते हैं। फिर जब आपके हाथ कुछ भी नहीं रहता, जब आपके भांडे फूटते हैं, तो फिर आपको माँ बाप याद आ जाते हैं कि अभी मेरे साथ ही हो गया, मैं क्या करूँ। तो फिर आपको माँ बाप याद आ रहे होते हैं। तो मेरी इल्तिजा है उन सारी लड़कियों से, बल्कि उन सब औरतों से जो मेच्योर एज में आके भी गलतियाँ कर जाती हैं, अज़राए करम मेरी आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है, ना करें। आपका असल जो सुकून है वो आपका अपना घर है, आपके घर वाले हैं, आपके माँ बाप हैं, आपका शौहर है, आपके भाई हैं, होना चाहिए, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन रखें। फिर अगर आपने शादी कर ही ली है तो आप उसको भी बता दें अपने घर में कि भाई मैंने ये कर लिया है, अब आप एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि एक टाइम तक वो छुपी रहती। मोस्टली ऐसे केसेस हमारे पास भी आते हैं कि हमने इतने टाइम तक छुपा के रखी शादी, अब हमें मेरी मदर जो है मेरा रिश्ता कर रही है, अभी मैं बताएं मैं क्या करूं। तो हम उन्हें यही मशवरा देते हैं कि पहले तो आप अपने घर में बताएं, क्योंकि घर में नहीं मालूम होगा तो माँ बाप फिर तो वो उठा लड़का नहीं मान रहा होता कि मैंने कब की। नहीं, उसका एक हल है। देखें, अगर वर्बल हो गया, वर्बल भी निकाह है, उसमें अगर कोई गवाह नहीं है, लड़के लड़की ने आपस में मगर एक्सेप्ट कर कानून लिया। ये भी तो है कि 18 साल से कम उम्र के निकाह नहीं हो सकते। देखें, ये कानून तो हम लोगों का बनाया हुआ है ना, ये शरई सारे तौर पे आप कहती हैं क्या हो जाता है? शरई तौर पे अम्मी आयशा का निकाह भी 9 साल की उम्र में हुआ था। फिर अगर हम शरीयत को देखें तो वो तो बिल्कुल ही कम एज थी। अगर ऐसा भी तो होता है कि शरीयत के लोग किसी मुल्क के अंदर अगर कोई कानून नाफिज है तो शरीयत उसको भी सपोर्ट करती है। देखें, पाकिस्तान में इस्लामी शरई कानून चलता है, हम हर जगह जाके अब जो हम बात अगर करते बात हैं करते हैं खुला की, जी, तो इस्लामी निज़ाम के मुताबिक खुला का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, खुला मगर का कॉन्सेप्ट है। खुला का कॉन्सेप्ट ऐसे है, देखें, अगर कोई भी औरत के साथ कोई ऐसा जुल्म जबर हो रहा है जिसे वो बेयर कर रही है, लेकिन एक हद तक वो एम्फसाइज भी कर रही है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, या बता भी रही है, और जो उसका हस्बैंड है वो इस लायक नहीं है, बेयर कर करके उससे ये हो गया रियलाइज़ कि अभी ये किसी काबिल नहीं है कि इसके साथ रहा जाए, यानी उसके कैरेक्टर पे भी बात हो रही है, कमाने के कोई वसाइल नहीं है, या दूसरे XYZ 10,000 मामलात हैं, या एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स हो सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे डिस्क्लोज आई डोंट थिंक सो कि करनी चाहिए। तो अगर ये सारे मामलात हो रहे हैं तो औरत को राइट है कि वो जाके खुला ले सकती है, और खुला भी एक तलाक है। हम कहते तो हैं, हम बोलते हैं कि हाँ आप खुला ले लें, खुला सिर्फ एक तलाक है। अगर 10 साल बाद भी मियाँ बीवी में अगर बात कोई बन जाती है तो विदाउट निकाह पढ़ाए दोबारा औरत अपने हस्बैंड को ज्वाइन कर सकती है, दोनों आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन खुला के लिए ये हो जाता है कि आपने कोर्ट से लड़की ने खुला ले ली, उसके बाद उसने इद्दत कर ली, और फिर वो दूसरी जगह शादी कर सकती है। शरीयत की जो हम बात करते हैं, पिछले दिनों एक आलिम भी साथ बैठे थे, यहाँ तो ज़रा ज़रा सी बात पे कोर्ट चला जाया जाता है और वन साइडेड बगैर लड़के को सुने खुला दे दी जाती है। लड़के को पता ही नहीं होता, उसके बाद लेटर आ जाता है कि भाई मैं तुम्हारी बेगम नहीं। अच्छा, ये वाली जो बात है, ये हम भी बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सामने भी आती हैं, जो इस तरह की खुलाएँ हैं जिसमें लड़की मोस्टली तो ऐसे भी केसेस लड़के लेकर आते हैं हमारे पास कि भाई ये तो मेरे साथ रह रही थी,
जब एक्स पार्टी हो गया तो मेरे हाथ में लेटर आया कि मेरी तो खुला हो गई, अब मैं जा रही हूँ, सामान उसने बांध लिया है। तो इस तरह की खुला खुला नहीं है, इस तरह की कोई भी हैसियत नहीं है कानून के लिहाज से। लड़का जाके उसे चैलेंज कर सकता है, अपने साथ के रहने के सारे प्रूफ्स अगर वो कोर्ट में जाके दिखाएगा, कोर्टें सुनती हैं सारी चीज़ों को, अगर वो उस पे ऑन रिकॉर्ड लेकर आएंगे तो उनकी बात सुनी भी जाएगी और वो डिक्री जो है उसे ख़त्म भी किया जाएगा। तो ये दो अलग अलग केसेस हैं इसके अंदर बिल्कुल हम बात ऐसे ही करें। है। हम अब अपने सवाल की तरफ आते हैं। तो आप इस हवाले से कोई कानून नहीं कि एक लड़का किसी लड़की को कम उम्र को बहला फुसला के अपनी तरफ माइल करता है, थोड़े अरसे अपने पास रखने के बाद जितनी भी लिमिटेशन के साथ जितनी बच्ची को आज़ादी है घर से जाने की, घर पे बुलाने की, थोड़े अरसे बाद जब वो कहती है मुझसे शादी करो या ऑफिशियली निकाह करो या मैं घर वालों को बताने जा रही हूँ मेरा रिश्ता है, तो वो बैक फुट पे चला जाता है। इस सिचुएशन में कोई कानूनी तौर पे कुछ है? क्योंकि जब एक ये बेहयाई बेरारवैया कुछ भी फैल रही है, हुकूमत जो आपने नसीहतें की वसीयतें की, ये बिंगा वकील कह लें या स्पेशलिस्ट आप आपके पास केसेस आते हैं या एक बिंगा एक फीमेल कह लें, क्या आप ये देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे का? कानूनी तौर पे हुकूमत की तरफ से कोई कानून है? देखिए, हुकूमत की तरफ से चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है। ये जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं, मैं उसी टॉपिक पे आती हूँ, लड़कियां घर से भाग जाती हैं या लड़कियां छुप के शादी कर लेती हैं, फिर वो माँ बाप पे इल्ज़ाम लगा रही होती हूँ कि हमें इन्हें जान से हमारा इनसे जान से खतरा है, या वो शादी करके फ्री वापस विल पे अपने, यही साइन किया जाता है जी कोर्ट मैरिज? बिल्कुल नहीं, बाकायदा पेपर भी लिखवाते हैं ना वो, उस पे अपना अंगूठा भी बनाए, आजकल तो अंगूठे भी दिल वाले बन रहे हैं कि दोनों बना दें, आजकल ताकि बहुत ये ना चीजें आ हो रही हैं। कि मैंने अपनी मर्जी से किया है निकाह, मुझे मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं। फिर होता ये है कि निकाह करके वापस अपने घर भी आ जाती हैं, फिर नहीं बता रही हैं, रिलेशन बन रहे हैं, फिर कोई चीज़ सामने आ गई है तो फिर माँ बाप को बता रही हैं। माँ बाप कैसे करें? फिर अगर लड़का मानने से इनकारी है कि भाई मैं नहीं मान रहा कि ये तो शादी है, तो उसमें आपके पास आप प्रॉपर एक FIR कटवा सकते हैं लड़के के अगेंस्ट कि ये निकाह हुआ है, ये निकाह वैलिड है और हमने निकाह किया ये है। तो वो है जिसमें प्रूफ है, जो जबानी हो बगैर जबान के। जबानी निकाह भी प्रॉपर निकाह है, लड़की जाके कोर्ट में डिक्लेरेशन लेगी कि ये इस तरह की बात है हमारी आपस में, क्योंकि देखें अभी है मोबाइल का ज़माना ना, मोबाइल पे ही कांटेक्ट हुआ होगा, CDR निकल सकता है, कांटेक्ट कितना रहा, फ्रीक्वेंट कितनी बातें, कितने घंटों की बातें, अभी बातें तो नहीं होंगी, चैट सब तो निकल आती हैं, FIA है, अब तो आराम से सारी चीज़ें निकल आती हैं, भले आप डिलीट भी कर दें। FIA माशाल्लाह बहुत एम्पावर्ड हो गया है। जियो फेंसिंग का पुलिस वालों के पास बहुत अच्छा वो है, वो एक सेकंड में जाके उठा के ले आते हैं कि भाई चलें आपका यहाँ पर पेशी है। रिकॉर्ड होता है। तो अभी ये नहीं है कि अगर कोई ये कह दे कि बैक फुट पे लड़का जा रहा है, मैंने तो किया ही नहीं है, मैं तो नहीं कर रहा, तो अब अगर लड़के ये सोच रहे हैं कि हाँ हम कर लेंगे सब कुछ और हम नहीं मानेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों को चाहिए कि जाके अपनी कंप्लेन फाइल करें, कंप्लेन फाइल करने के बाद प्रॉपर FIR लॉन्च करवाएं या कोर्ट में जाके प्रॉपर डिक्लेरेशन लें निकाह की, क्योंकि निकाह के लिए उन्होंने डिक्लेरेशन, क्योंकि पेपर में तो कुछ है नहीं, तो कोर्ट उन्हें डिक्लेयर करेगी उनके CDR के सारा जो वो है मोबाइल की जितनी भी उनकी रिकॉर्ड वो है चैट है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि ये बातें भी लोगों को नहीं पता, नहीं मालूम। हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से माशरे में पैदा होने वाली वो खराबियाँ, वो परेशानियाँ जो लोगों को नहीं पता, हम अवेयरनेस देते हैं ताकि पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन हो जाए। जी बहन, दोबारा आपकी तरफ आ जाते हैं। थोड़ा सा बताएं कि एक चीज़ बड़ी नेगेटिव हमारे माशरे के अंदर मशहूर है कि कोई भी खातून किसी भी सरकारी महकमे या इवन के शोबिस की दुनिया के अंदर जाने के लिए बड़े बड़े जो है ना नेगेटिव थ्रोड्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं, उससे गुजरना पड़ता है। तो आप उसको किस तरह डिक्लाइन करेंगी और अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगी? ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा होता है ऐसा, बहुत सी जगह पे ये मैंने बहुत सी स्टोरी सुनी है, बहुत सी लेडीज़ जो है बहुत कुछ सरवाइव करके आती हैं आगे, लेकिन कुछ जो है इस तरीके से नहीं आती। चाहिए, और बीइंग अ लेडी मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अपने लिए तालीम को इतना ज़रूरी करें ना कि आपको किसी के आगे किसी किस्म की मिन्नत ना करनी पड़े, आप बजाते खुद इतने इम्पोर्टेंट हो कि सामने वाला देख के भी आपको कहे कि नहीं जी ये ऐसा नहीं है या इसको इस तरीके से नहीं करना है, ये इजी है, कोई मसला नहीं है इसके लिए, ये इसकी खुद की काबिलियत नज़र आ रही है। समझे आप मेरी बात? कॉन्फिडेंस लेवल की हम काबिलियत नज़र आ रही है इसमें। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही डाउन होगा तो आप भी समझते हैं
फील्ड में बैठे हैं, हम भी हैं, कि किस तरीके से फिर उनको किया जाता है। ठीक है। कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई कि जिस तरह एक मेल ऑफिसर होता है उसका ऑर्डर तो लोग मानते ही हैं, नीचे के जो मातहत जो भी अफसर्स होते हैं, आपको कभी कोई इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई कि नहीं आपके नहीं मातहत जो सिपाही लेवल के नहीं लोग हों या? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा क्या कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टाफ है मेरा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मतलब फॉलो करते हैं हर बात को, रूल्स को, कोई इतना मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। ये फर्स्ट लेडी एसएचओ जी। का जो एनक्रोचमेंट के हवाले से सफ़र है, इस हवाले से क्या चीज़ें थी, किस तरह से आप ऊपर आई, क्या सक्सेस ये स्टोरी मेरे है बहुत आपकी? चैलेंजिंग था, फर्स्ट टाइम था। इससे पहले मैं आ रही रह चुकी, हेडक्वार्टर लेडीज इंचार्ज रह चुकी, तो फर्स्ट लेडी एसएचओ लगना ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। बहुत कुछ नया करने की उमंग कि बस अपने आप को मनवाना है, कुछ करना है, इस तरह की बहुत सारी चैलेंजेस आए लाइफ में, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरा किया। बहुत अच्छे चैलेंजिंग है। चलें जी, अब इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। दो बेहतरीन खूबसूरत खूबसीरत ख़वातीन लेडी, एक अलग अलग फील्ड की मानी हुई और सक्सेस के साथ अपने डिपार्टमेंट को, अपनी लाइफ को, अपनी जॉब को लेके चल रही हैं। इनसे दोबारा मुलाकात करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखने के लिए। एक दफ़ा फिर वो ख़वातीन जो कि दीन इस्लाम की प्रचार में एक अहम किरदार अदा करती रहीं, उन ख़वातीन को याद करके आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत ख़वातीन। अब मैं आता हूँ दोबारा कानून के सीधे हाथ की तरफ। मेरे पास तो इस वक्त कानून के दोनों हाथ बैठे हैं और ये वो दोनों सुतून हैं कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामिया फ़ारूक साहिबा, सवाल एक ये है कि हमें देखने में सुनने में ये आता है कि अक्सर गरीब डरता है कोर्ट केस करने में और अमीर इसको अपना वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है। अगर वो खुदा ना खास्ता उसको कुछ एग्जांपल्स इस तरह की मिली हैं कि उसने कोई केस किया है, अब वो केस चल रहा है, अब एक गरीब आदमी डर के कर भी देता है केस, अब वो तारीख पे तारीख दी जा रही है, जज साहब और वकील का घर चल रहा है। तो इस आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? और थोड़ी बहुत कुछ, क्योंकि माशाल्लाह आप वेलफेयर के काम करते नज़र आ रही हैं, आप अपने तौर पे तो ये कहती हैं कोई गरीब है मैं फ्री में केस कर दूंगी, मगर कभी सोचा उन वकला हजरात के खिलाफ आवाज़ उठाने का? नहीं, देखें मैं इसमें ये कहूँगी कि अगर कोई ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि तारीखें मिल रही हैं, हमारा केस नहीं चल रहा, कोई वकील ये नहीं चाहता, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि केसेस जल्द से जल्द वाइंड अप हो, क्योंकि जो इंसान हमारे पास कोई मसला लेकर आ रहा है वो मसले में है तो हमारी तरफ आ रहा है ना, और अगर हम भी उसे मसले का बिल्कुल आदी ही बना दें कि वो फिर कॉल करते हुए भी हमें सोचे कि हाँ अभी मैं वकील साहब को कॉल करूँगा, ये मुझे नया मसला सुना देंगे, तो ऐसा नहीं है। हमें हमारी तरफ से ये कोशिश होती है कि जल्द से जल्द केसेस खत्म हो, जो रिलीफ लेने आए हैं उन्हें आप फौरन तो मिले। फ्री में कर रही हैं, आपकी कोशिश तो ये है, जो हर पेशी पे जो कभी भी डेट लगती है वो डेट लगाने के, पेशकार के, इसके उसके मद देखिए में मैं पेपर वर्क होता है, इसके भी पैसे होते हैं। ये चीज को मैं एक्सेप्ट करूंगी किसी हद तक, लेकिन किसी हद तक चलें, किसी आटे हद में तक भी नमक के कर दें। बराबर। और उन जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, हम इस तरह की जो प्रैक्टिस करते हैं या उन्हें साइड रख लें और हम जैसों को रख लें, तो हम ये अच्छा नहीं समझते, क्योंकि एक बंदा अगर कोर्ट आ रहा है वो अपनी परेशानी में आ रहा है, वो अपनी पेशी में आ रहा है। मैं अपनी अगर प्रैक्टिस बताऊं तो मैं अपने क्लाइंट्स को नहीं बुलाती, जब उनकी ज़रूरत होती है मैं एक दिन पहले बता देती हूँ कॉल करके कि आप इतने बजे आ जाइएगा, मैं आपको इतने बजे मेरी ही बहन, कोर्ट में मिलूंगी। आपकी बात कुछ अलग है, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो बंदा बुलाता देखिए है अपने क्लाइंट को जो एक आध दफा बुला के जलील ख्वार उनको तो कराता मैंने है, कह दिया ना फिर आटे में अगली नमक दफा है। जब ऑफर होती है भाई तुम नहीं आना, बोले पिछली दफा ही बुलाया था, मेरा सारा दिन बर्बाद हो वो गया, मेरी पेशी भी नहीं, नहीं हुई। देखे उसमें थोड़े से सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, माइट भी हर जी शऊर हैं, जी नू इंसान है, उनके साथ कोई परेशानी भी हो सकती है। कभी हाई कोर्ट में केसेस लग जाते हैं, कभी किसी दूसरी को, क्योंकि देखें कोर्ट्स का थोड़ा सा डिस्टेंस है, मलीर कोर्ट से सिटी कोर्ट आना सच अ लॉन्ग रूट, हाई कोर्ट में
प्रैक्टिस बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पे हमारा पूरा पूरा दिन भी लग जाता है। लेकिन अगर हमने क्लाइंट को बुलाया हुआ है, कोर्ट बैठा हुआ है, वो मुझसे भी हो जाता है, तो मैं उन्हें ज़रूर इंटीमेट कर देती हूँ कि मुझे यहाँ टाइम लग रहा है। मेरी बहन एक तो बुलाया ही इसीलिए जाता है कि उसको थोड़ा परेशान करेंगे, तो अगली पेशी पे वो बोले कि यार आप खुद संभाल लेना, बस वो थोड़े आटे में से नमक के बराबर है ना। क्योंकि देखें अभी के जो न्यू जनरेशन आ रही है ना फील्ड में, उनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज है। अच्छा, ये एक अच्छी बात है, ये आपने जो जो निशानदेही की, इससे मैं एग्री करूंगा कि मेरे कुछ वकील हजरात से मुलाकातें भी रही, इवन के जज साहब से बैठ के बात हो रही तो कह रहे हैं हम चाह के भी केस जल्दी नहीं ख़त्म कर पाते, वकीला हजरात का भी जो है ना एक प्रेशर होता है, और ये एक हकीकत है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है, इसको बेहतर होना होगा, मगर ये एक हकीकत है कि जो नई जनरेशन आ रही है उसका तरीका वारदात कुछ और है। तरीका वारदात कह लें या रोजी रोटी कमाने का तरीका कह लें, वो कहते हैं भाई जो एक सिलसिला चला आ रहा है वकील हजरात का, अगर उस तरह करोगे किस्तें बंदी रहेंगी पठान की बीसी की तरह। बिल्कुल ऐसे आप मुझे भर के पैसे दे दो पूरा, चाहे मुझे कितनी दफा भी जाना पड़े, इतने अरसे का टाइम होगा, आपको इसके बाद 1 रुपया नहीं देना, आपकी 3-4 किस्तें होंगी। आप एक जो है वो केस दायर करते वक्त 3-6 महीने बाद, 1 साल या 2 साल बाद मैं आपको ना बुलाऊंगा। ये देखिए वो डील बता रहा हूँ क्योंकि हम वहाँ बैठे ये वो होते हैं। डील है जो मैं आपसे पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, वो आप सुन रही है, मगर नई जनरेशन का तरीका वारदात ये नहीं, नई कि वो जनरेशन का जो मैंने कोड किया वो मैंने इस वजह से किया क्योंकि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नई जनरेशन है वो ये चाहती है कि केसेस खत्म हो, क्योंकि देखें क्लाइंट से क्लाइंट मिलते हैं, मेरी रोजी रोटी क्लाइंट्स है। वो ये कहते हैं कि केस 6 महीने चले या 2 साल हमारे जिम्मे है, हम ना पैसे बढ़ाएंगे ना आपसे बार बार पैसे, जो डन हो गया वो डन है। अगर आपको डेली बेसिस पे चलना है तो फिर वो पेशकार के वक्त देते रहना, खर्चा पानी और चीजें। अब ये डेली बेसिस वाले जो वकील हैं वो भी मैं आपसे पहली बार सुन रही हूँ, कौन से वकील हैं मैं देखना चाहती हूँ। नहीं, अब वो वो कहते हैं आप ना वो एक सब मछली पूरे तालाब को गंदा करती Exactly. है, वो वाली बात है। बिल्कुल, असल में ये तमाम बातें यहाँ करने का मकसद ये है कि चीज़ों का लोगों को अवेयरनेस हो और कहीं ना कहीं हकाम बाला तक हमारी बात जाए, और जहाँ आप जैसे अच्छे लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बात भी जाए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या ये जो अदालती एक जो जजेस साहिबान होते हैं इनकी तरफ से भी कुछ यहाँ पे भी सो मोटो और चीज़ें होनी चाहिए कि लोग जब इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट आए तो वो घबराए ना। देखिए लोग तो फर्स्ट टाइम कोर्ट आने से भी घबरा रहे होते हैं, लोग वकील से बात करते हुए भी घबरा रहे होते हैं। वकील अल्लाह ना करे कोई जिन भूत नहीं होते, वो आपके मसाइल हल करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि देखें डिग्री हमने इस वजह से ली हुई है। लोग पुलिस से भी बात करते हुए घबरा रहे होते हैं। देखिए बात करने का तरीका होता है, अगर आप जाते के साथ ही ये शुरू हो जाएंगे कि हाँ भाई मुझे तो सारा कानून मालूम है, अब आप बताएं आप मेरे लिए क्या करेंगे, तो फिर पुलिस और वकील भी उसी तरीके से बताएंगे कि हम क्या करेंगे। तो लिहाजा देखें आप अपने मामले को सॉर्ट आउट करवाने के लिए आ रहे हैं तो आपको भी वही अपना गैसर शो करना है कि हाँ आप अपनी आसानी के लिए ही आ रहे हैं। बाज़ों का ऐसा भी होता है, हमें बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स मिलते हैं, ये कॉमन बात कर रही हूँ वकीलों के लिए, कि ऐसे भी आ जाते हैं जो बैठ के हमें कानून पढ़ा रहे होते हैं, आपको पता ही हूँ, तो हम उनकी शक्ल देख रहे होते हैं। क्या ईमानदारी से सोचें, गरीब फैमिली इस वक्त खास तौर पे जो पिछले दिनों कोविड का एक सीन गुजरा उसके बाद से जो एक अच्छे तबके के लोग थे वो भी निचले तबके में आ चुके हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, यहाँ झूठ, धोखा, कब्जा, माफिया बहुत आम हो चुका है। तो ये अदल और इंसाफ एक गरीब तक पहुंचने के लिए इस निज़ाम का बेहतर होना ज़रूरी है। देखिए मैं इसमें एक ज़रूर आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात कहूँगी, हम जब आ रहे होते हैं ना कोर्ट, अगर बीइंग ए साइल मैं देखूँ, मैं कोर्ट की तरफ जा रही हूँ, मेरी कोई परेशानी है तो हम ढूंढते हैं कि कम पैसों में जल्दी काम। कोर्ट में कोई काम जल्दी नहीं होता और हर चीज़ की एक वैल्यू है, एक उसकी कॉस्ट है। आपको कॉस्ट वाली बात नहीं, ये मैं आपको, क्योंकि देखें प्रैक्टिस, मेरा जो रोजी रोटी है वो यही है, मैं कमाने के लिए निकल रही हूँ, मैं अपने घर का आराम छोड़ के निकल रही हूँ। बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द के जो मामलात हैं, मेरा घर का किचन मेरी वकालत से चल रहा है, तो अगर मैं उसको ही पसे पुश डाल दूंगी, मैं एक हद तक कर सकती हूँ, लेकिन अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर लूँगी, लेकिन मैं दूसरे वकीलों की बात करूँ तो वो अपने घर से निकल के आ रहे हैं कमाने के लिए। फिर लोग आके क्या कोशिश करते हैं कि हमें कम पैसों में जल्दी काम मिल जाए, फौरन एक सेकंड में हो जाए, हथेली पे सरसों जाए, में ऐसा नहीं होता। अब अगर आपने अपना मामला हल करवाना है, आपने अपने केस को प्रॉपर तरीके से करवाना है, तो मेरी अज़राए करम एक ये इल्तिजा है कि आप वकीलों से राब्ता करें। तो जितने भी वो हजरात जो अपने किसी भी मसाइल के हल के लिए कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो प्रॉपर
वकीलों से ही मशवरा लें। मेरी ये एक ये मैसेज होगा, हज़ारों देखने वाले लोग हैं, हज़ारों सुनने वाले लोग होंगे जो इस बात को वो करेंगे कि अगर आपको एक मशवरा भी लेना है ना, आप इर्द गिर्द से ना लें, आप किसी वकील से ले लें। वकील भले आपसे फीस चार्ज नहीं करेगा, लेकिन आपको एक अच्छा कानूनी मशवरा दे देगा, क्या पता आगे चल के आपके किसी काम आ जाए। आपसे ये बात करने का मकसद ये था कि आप गरीब आवाम का एक दर्द रखती हैं, क्योंकि आपकी तरफ से एक ऑफ़र है, हमारे प्रोग्राम में भी कोई भी आप राब्ता कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा जो कि अपने अखराजात से कोर्ट केस नहीं कर पाता, उसमें जितना होगा इनकी तरफ से सपोर्ट होगी और इनकी जो कंसल्टेंसी फीस है वो माफ़ होगी। एक तो आपसे ये बात करना कि ये देखा गया ऐसे वकला हजरात हमें कम मिलते हैं, या तो वो किसी वेलफेयर से या कहीं से अटैच्ड होते हैं और वहां से ज़ाहिरी तौर पे तो वो ऐसी ऑफर कर रहे होते हैं, मगर पीछे से वो डबल कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। आपको नहीं, सब पता मेरी है। कोई एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है, बिल्कुल मैं ऐसे ये ही। क्लियर कर दूं, मुझे पता मैं है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह इसीलिए रही मैं हूं। आपसे ये बात करने का मकसद है कि कल को पाकिस्तान का माशी हब कराची शहर में हुकूमत पाकिस्तान का कोई बड़े लेवल का कोई आपसे राब्ता करे इस प्रोग्राम के तहत कि उसने देखा कि आप ये खिदमत Most कर welcome। रही हैं और आप कोई ऐसा किरदार अदा करना चाहें जिससे आवाम का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। हर कोई वकील माशाल्लाह पढ़ के आ रहा है, और जब भी कोई वकील डिग्री लेता है या किसी भी प्रोफेशन, माशाल्लाह आपको डॉक्टर हैं, आप खुद भी लाइसेंस्ड होंगे, जब भी कोई लाइसेंस्ड बंदा होता है ना, तो वो अपने जो प्रोफेशन है उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखता है। तो जो ये माफिया वाला सिस्टम है ना, ये वो हैं जिनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये जो मोटरसाइकिल और व्हीकल के ऊपर वकला हजरात नंबर प्लेट के साथ लिख देते हैं वो 2 तराजू, क्या कानून में इसकी इजाजत है? देखें, हमें कोर्ट की तरफ से प्रॉपर स्टिकर मिलते हैं तो कराची। गोल छोटे से स्टिकर होते हैं। देखें, जितने भी पुलिस वाले हैं उन्हें मालूम है कि एक वकील की गाड़ी है या ये वकील की बाइक है, पुलिस वो वाले बहुत स्टिकर डरते होते हैं हैं आपसे। नहीं, कोई नहीं डरते, क्योंकि हम डराने के लिए नहीं है, हम दोनों, हमारा चोली दामन का साथ बिल्कुल है। ऐसे ही है। अगर कोई ये समझता है कि ये हमसे डर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलें हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं मुस्कुराहटों के साथ, और इस हेल्दी माहौल के अंदर हम इश्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं और खुशहाल पाकिस्तान में चाहता हूँ कि कुछ तब्दीली हो। आपसे सवाल ये है कि ये निज़ाम चेंज होता है, रेट बढ़ जाते हैं इंक्रोचमेंट के। मिसाल के तौर पे ये पथारे लगे हुए, पहले 100 रुपए दिया करते थे रोजाना, अब 500 रुपए हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, मैं खुद वर्किंग में हूँ, मैं ऑन फील्ड हूँ, मैं जगह पे मौजूद होती हूँ और मैं खुद सर्वे करती हूँ। ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी ऐसे जगह अगर है जहाँ बहुत पे से पथारे देखें हटाए ऐसे, गए, इंक्रोचमेंट को चीजों को किया गया, देखा गया, थोड़े अरसे बाद वो दोबारा बन गया। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसी अगर बहुत कोई इस सारी तरीके से जगहें करता हैं। है ना, तो उसकी बहुत बड़ी कार्रवाई की जाती है, उसके खिलाफ पूरी इंक्वायरी बैठती है, पूरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। अगर कोई इस तरीके से करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई आज होती है। कराची शहर में किसी एक सियासी तंजीम की इजारादारी नहीं रही, आज वो बात नहीं। आज कानून को नाफिज करने के लिए जो मुर्तज़ा वहाब साहब को और जो हम बल्दियाती गवर्नमेंट की बात करें, एनक्रोचमेंट के हवाले से हम सिंध गवर्नमेंट का बहुत अच्छा मौका है। क्या वाकई इतना साजगार माहौल कभी मिला आपको? नहीं, मैं अभी जैसे आपको पता चला एज अ फर्स्ट लेडी आई हूँ, जब से मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिला है सिस्टम, बहुत अच्छा माहौल है, जो काम हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, मतलब कहते हैं ना गुड बुक, वो चीज़ चल रही है हमारी, बिल्कुल वर्किंग ऐसे चल रही है। और मैं यही कहूँगी ऐसे ही होना चाहिए। मैं जाऊँ, मेरे बाद कोई और है, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी हैं दुआ इसी करें किसी तरीके से सियासी तंजीम को उरूज ना मिले। रोज हर किसी को मैसर नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल बहुत खुशी हुई आपका बहुत प्रोग्राम में तशरीफ लाने का, दोनों बहनों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बड़ी आप लोगों से मुस्कुराहटों के साथ बड़े तल्ख सवालात भी हुए और आपने उनका जवाब दिया मुस्कुराहटों के साथ। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें अपने दिलों को बड़ा करना होगा, तनकीद का हंस के मुस्कुरा के जवाब देना होगा, और जहाँ खामियां हों उनको ठीक करने की भी ज़रूरत है। उम्मीद है आप भी जो कि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और हमारे मेहमान भी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना अपना हिस्सा डालते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ये दोनों नारे ऐसे लाजिम और मलजूम हो गए कि इसके बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।